नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने कक्षा 12 भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो श्रृंखला प्रारंभ की है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने कल चर्चा की थी किसके बारे में? राजस्थान में खनिज संसाधनों के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करी थी किसकी? तांबा के बारे में, सीसा जस्ता उत्पादन के बारे में। इसके अलावा हमने ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में चर्चा करी। इसके अलावा हमने राजस्थान में गौ विकास संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अम्लीय वर्षा। ठीक है, एसिड रेन। हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 12 पर्यावरण एवं समस्याओं में ये आपके टॉपिक दिया गया है अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्या होती है अम्लीय वर्षा? देखिए, साधारण रूप से जो वर्षा होती है उसका पीएच मान 5 से 5.5 तक होता है। ठीक है, साधारण जो वर्षा होती है उसका पीएच मान क्या होता है? 5 से 5.5 के मध्य होता है। ठीक है, फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये पीएच मान क्या होता है? ठीक है, यह एक पैमाना होता है। ठीक है, किसके आधार पे? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पे एक पैमाना होता है जिसके मान 0 से लेके 14 तक होते हैं। ठीक है, कहां से लेके कहां तक होता है? 0 से लेके 14 होते हैं। इसके मध्य 7। ठीक है, मध्य में कितना होता है? 7 होता है। इस 7 से कम पीएच मान पर पदार्थ अम्लीय होता है तथा इस 7 से ज्यादा पर पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, 7 पर न्यूट्रल या तटस्थ होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? तो जो साधारण रूप से वर्षा होती है उसका पीएच मान 5 से 5.5 के मध्य होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर पीएच मापन किया जाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय कहा जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? देखिए, जितनी भी हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे जो ये उत्पादन होता है पदार्थों का, इस प्रक्रिया में उन औद्योगिक इकाइयों से कई गैसों का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, दूषित गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी? सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ गैसें हैं, इनका क्या होता है? उत्सर्जन होता है जब वर्षा होती है। ठीक है, वायुमंडल में मान लीजिए ये बादल है, इसमें क्या होती है? जल वाष्प होती है। तो यह गैसें क्या करती है? इस जल वाष्प से क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद उसका पीएच मान काफी कम कर देती है। वो कर देती है 2.5 से लेकर 5 तक। ठीक है, साधारण वर्षा का पीएच मान कितना पढ़ा हमने? 5 से लेकर 5.5 तक। लेकिन यह गैसें इस जलवाष्प से क्रिया करके उसका मान कितना कर देती है? 2.5 से लेकर 5 तक कर देती है। और जब यह वर्षा होती है जिसका पीएच मान 2.5 से लेकर 5 के मध्य होता है, तो इसी वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ा हमने? कि जब औद्योगिक इकाइयों से दूषित गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी दूषित गैसें? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित
जल से क्या करती है, जलवाष्प से क्या करती है, क्रिया करती है, उसके पश्चात उसका पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वर्षा के रूप में यह जल धरती पे गिरता है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और इसी अम्लीय प्रकृति के जल की जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार से क्रिया करती है आप ये देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगी जल H2O से, तो यह बनाती है H2SO4। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जब जल H2O से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्या होता है, एक अम्ल होता है, दूसरा NO2 प्लस H2O, ये बनाती है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, दो क्रियाएं पढ़ी हमने। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब H2O से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O जल से क्रिया करके क्या बनाता है, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये दोनों ही काफी अम्लीय प्रवृत्ति के अम्ल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया करके क्या हो गया, वर्षा का जल अम्लीय हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं, हम किस पर्यावरणीय समस्या की बात कर रहे हैं, अम्लीय वर्षा की। ठीक है, तो पहले हमें इसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, कारण पढ़ने पड़ेंगे। उसके पश्चात हम क्या पढ़ते हैं, उसका मानव जीवन पर या प्रकृति पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके पश्चात उसके समाधान के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। ठीक है, जब हम अम्लीय वर्षा के कारण की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण है इसका उद्योगों तथा ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन। ठीक है, सभी औद्योगिक इकाइयों, ठीक है, इसमें किसका उपयोग होता है, अधिकतर कोयले का। ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोयले का उत्पादित किया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में भारी मात्रा में किसका दहन किया जाता है, कोयले का दहन किया जाता है। तो जब कोयले का दहन किया जाता है तो इनसे काफी खतरनाक गैसें क्या होता है, वायुमंडल में उत्सर्जित होती है, और उनमें कौन कौन सी प्रमुख है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये गैसें क्या करती है, जलवाष्प से क्रिया करती है और वर्षा के जल को क्या कर देती है, अम्लीय कर देती है। दूसरा, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तीसरा, ऑटो मोबाइल उद्योग। ठीक है, इसके बाद है, इसमें अपन लिख सकते हैं स्वचालित उद्योग, स्वचालित वाहन। इन सभी से क्या होता है, वायुमंडल में किसका उत्सर्जन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, और यही गैसें जलवाष्प से क्रिया करके वर्षा को क्या कर देती है, अम्लीय कर देती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पे का मानव जीवन तथा पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब साधारण वर्षा होती है उसका मानव जीवन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बल्कि वह क्या होती है, उपयोगी होती है। लेकिन जब वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है तो उसका मानव जीवन पे क्या पड़ता है, भयंकर या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहली चीज, अम्लीय वर्षा से मनुष्य में त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा का कैंसर हो जाता है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है, तो त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। इसके अलावा मनुष्य की आंखों में जलन भी होती है। ठीक है, तो जब हमसे पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मनुष्य पे प्रभाव। ठीक है, और मनुष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, पहला,
मनुष्य को त्वचा तथा श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है। ठीक है, ये तो हो गया अपने मनुष्य पे प्रभाव। ठीक है, दूसरा, वनों पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं कि पेड़ों की पत्तियों पर एक मोम की परत जम जाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उस पे एक मोम की परत क्या हो जाती है, जम जाती है, जिससे इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जब पेड़ पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो वो क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन बनाती है वह नहीं बना पाएंगी। ठीक है, इनमें जो जनन होता है वह नहीं हो पाएगा, पेड़ पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो अम्लीय वर्षा का वनों पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर एक मोम की परत जम जाती है, जिससे उनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिसके द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसके द्वारा वह भोजन नहीं बना पाते तथा उनके जनन प्रक्रिया या जो भी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या हो जाती है, प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा, जलाशयों का जल दूषित हो जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे जलाशय हैं अगर उनके ऊपर अम्लीय वर्षा होगी तो उनका जल क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा और वह मनुष्य तथा जीव जंतुओं को हानिकारक होता है। ठीक है, चौथा, मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है, मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, मृदा की उत्पादकता का सीधा संबंध किससे होता है, कृषि फसल उपजों से होता है। अगर मृदा की उत्पादकता कम हो जाएगी तो उपज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 5 pH से कम मान वाले जल में मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है, जिस जल का पीएच मान 5 से कम होता है उसमें क्या होती है, मछलियां मर जाती है और अंडों से मछलियों को निकलने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये प्रभाव हैं जो हमारे मन ऊपर तथा पर्यावरण के ऊपर पड़ते हैं अम्लीय वर्षा के। इसके अलावा चाहे तो एक और लिख सकते हैं 6, इससे जो इमारती पत्थर है उसका संक्षारण होता है। ठीक है, इमारती पत्थर है उसका क्या होता है, संक्षारण होता है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे रसोई में ग्रेनाइट की पट्टी लगी हुई है, अगर उसके ऊपर नींबू की कुछ बूंदें पड़ जाती है रस की, तो वहां पे एक सफेद सा धब्बा पड़ जाता है। ये रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है मार्बल पे, जो भी इमारतें मार्बल की बनी हुई है मतलब संगमरमर की बनी हुई है, उन पर अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ताजमहल। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला पीला होने लग गया, वो किसके कारण, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होने लग गया। ठीक है, तो ये प्रभाव है अम्लीय वर्षा के। ठीक है, हमने पढ़ा अम्लीय वर्षा के कारण, इसके पश्चात ये है अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अब अम्लीय वर्षा के समाधान की, किस प्रकार से हम अम्लीय वर्षा का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख चीज समाधान में क्या होता है कि जो समस्या का कारण होता है उसे दूर करके हम समस्या का समाधान
कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? गैसें। जो हानिकारक गैसें हैं कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन गैसों का उत्सर्जन जिन जिन भी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा होता है उन्हें वहां पर इनका जो उत्सर्जन होता है उसको नियंत्रित करने की क्या है? आवश्यकता है। तो सबसे पहले औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके पश्चात जो स्वचालित वाहन है, ठीक है, उनका उपयोग कम करना चाहिए। हमारे जो मोटर वाहन हम काम में लेते हैं उनकी नियमित जांच करानी चाहिए, ठीक है, जिसके द्वारा इनसे ज्यादा हानिकारक उत्सर्जन नहीं हो। इसके अलावा जिन जिन जलाशयों में जल की अम्लीयता बढ़ गई है वहां पर किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चूने का प्रयोग। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अम्लीयता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मृदा की अम्लीयता को भी दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। जिस मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समाधान इसके लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा हमने अम्लीय वर्षा में? कि औद्योगिक इकाइयों के द्वारा हानिकारक विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी गैसों का उत्सर्जन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके उसकी अम्लीयता को क्या कर देती है? कम कर देती है। कितना कम कर देती है? पीएच मान 5 से लेके 5.5 के मध्य तो साधारण वर्षा का जल होता है, ठीक है, और 5 से भी क्या कर देती है? कम कर देती है। तो जब वर्षा जल का पीएच मान 5 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। प्रमुख रूप से दो गैसें हमने पढ़ी, कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो ये अम्लीय वर्षा होती है इसके क्या क्या कारण है? तो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, ताप विद्युत ग्रहों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है गैसों का, इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का दहन होने से तथा स्वचालित वाहनों के द्वारा भी इनका उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसके पश्चात हमने पढ़ा प्रभाव कि मनुष्य को क्या होते हैं? त्वचा तथा श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा आंखों में जलन होने लग जाती है, ठीक है। पेड़ पौधों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पत्तियों पर मोम की एक परत जम जाती है जिससे इन पेड़ों पौधों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा बंद हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है जिससे क्या होता है? भोजन निर्माण में दिक्कत होती है तथा पेड़ पौधों की जनन की भी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा 5 पीएच मान से कम वाले जल में मछलियां मर जाती है। इमारती पत्थरों का संक्षारण होने से उनको हानि पहुंचती है, ठीक है। तो ये था हमारा अम्लीय वर्षा। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 परिवहन तथा संचार से। और ये हम लेते हैं पनामा नहर, ठीक है। स्वेज नहर हम पढ़ चुके हैं, ये है पनामा नहर, ठीक है। जब हम पनामा नहर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले विश्व का मानचित्र याद होना चाहिए और हमारे आंखों के सामने एक आ जाना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका कहां पर है, ठीक है। कोशिश करते हैं बनाने की। जब हम दो महाद्वीपों की बात करते हैं, कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका
और यहां पर है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों महाद्वीपों के इधर की तरफ है अटलांटिक महासागर तथा इधर की तरफ है प्रशांत महासागर। ठीक है, यहां पर अमेरिका का एक प्रमुख नगर तथा बंदरगाह स्थित है न्यूयॉर्क। ठीक है, और यहां पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, यहां पर दक्षिणी अमेरिका में एक देश स्थित है चिली, और चिली का एक नगर स्थित है वालपरेजो। जब यह पनामा नहर नहीं थी, ठीक है, तो क्या होता था कि न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जो व्यापार होता था उसमें इन जहाजों को, जो समुद्र के सहारे चलते थे, इन्हें इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर काट के आना पड़ता था। ठीक है, चक्कर काट के आना पड़ता था। पनामा नहर यहां पर स्थित है। कहां पर स्थित है? यहां पर। ठीक है, तो पनामा नहर पहली चीज अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्या करती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, हमारे प्रश्न आ सकता है 2-3 नंबर में, इस पर टिप्पणी लिखा सकते हैं कि पनामा नहर के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरी चीज, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। क्या लिख सकते हैं हम? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से पृथक करती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। जब हम इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ 15 अगस्त 1914 को। ठीक है, 15 अगस्त 1914 को ये बनकर क्या हो गई? तैयार हो गई। लगभग 85 वर्षों तक, कितने? लगभग 85 वर्षों तक इस पर किसका रहा? यूएसए का नियंत्रण रहा। किसका नियंत्रण रहा? यूएसए का नियंत्रण रहा। ठीक है, 1 जनवरी सन 2000 को, 1 जनवरी सन 2000 को इसके ऊपर किसका नियंत्रण हो गया? पनामा सिटी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, पहले इस पे किसका नियंत्रण था? यूएसए का नियंत्रण था। ठीक है, लगभग 85 वर्षों तक यूएसए का इस पर नियंत्रण रहा। इसके पश्चात 1 जनवरी सन 2000 को किसका नियंत्रण हो गया? इसके ऊपर पनामा सिटी का नियंत्रण हो गया। ठीक है, जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? लगभग 82 किलोमीटर है। तथा इस नहर पे 3 लॉक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नहर के ऊपर 3 लॉक प्रणाली का प्रयोग किया गया है? तो किसके ऊपर किया गया है? पनामा नहर के ऊपर 3 लॉक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कैसे किया गया है? देखिए, हमें इस प्रश्न के उत्तर में ये चित्र बनाना है। इसके साथ साथ हम एक चित्र और बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये क्या है?
पनामा नहर। ठीक है, इधर हम लिख देंगे अटलांटिक महासागर और इधर लिख देंगे प्रशांत महासागर। इसके ऊपर 3 लोक हैं। ठीक है, एक लोक यहां पर, एक लोक यहां पर तथा एक लोक यहां पर। जो अटलांटिक महासागर वाला सिरा है, ठीक है, उसके ऊपर है गॉटन लॉक। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा लॉक है? गॉटन लॉक। मध्य में है पेड्रो मिकट लॉक तथा यहां पर प्रशांत महासागर वाले सिरे पर है मीरा फ्लोर्स लॉक। ठीक है, 3 लॉक कौन कौन से पढ़े हमने? गॉटन लॉक, पेड्रोन लॉक तथा मीरा फ्लोर्स लॉक। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि इसकी लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, पनामा नहर के निर्माण के पश्चात न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक जाने वाले जहाजों के पहले क्या करना पड़ता था? इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ता था। अब क्या करते हैं, यहां से ये अटलांटिक महासागर से होते हुए, पनामा नहर से होते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की जो दूरी है वो लगभग कितनी? 13,000 किलोमीटर क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक की दूरी कितनी कम हो गई है? लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। जबकि न्यूयॉर्क से वालपरेजो की दूरी लगभग 6,000 किलोमीटर तक कम हो गई है। दूरी कम हो जाने से ईंधन तथा समय की बचत होती है। ठीक है, तो पनामा नहर के अगर ऊपर हमारे ऊपर टिप्पणियां है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, दूसरी लाइन, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पृथक करती है। तीसरी लाइन में लिखेंगे, इसका निर्माण 15 अगस्त सन 1914 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, लगभग 85 वर्षों तक इसके ऊपर यूएसए का अधिकार रहा। 1 जनवरी सन 2000 को इसके ऊपर किसका नियंत्रण स्थापित हो गया? पनामा सिटी का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है तथा इसके ऊपर 3 लोक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। उन तीनों लोकों के हम नाम लिख सकते हैं, गॉटन लॉक, पेड्रो मिकट लॉक और मीरा फ्लोर्स लॉक। ठीक है, गॉटन लॉक अटलांटिक महासागर वाले सिरे पर स्थित है, जबकि मीरा फ्लोर्स जो है वो प्रशांत महासागर वाले सिरे पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। इसके निर्माण के पश्चात न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की मध्य की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई है, जबकि न्यूयॉर्क से वालपरेजो के मध्य की दूरी लगभग 6,000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं राजस्थान के खनिजों की। ठीक है, कल हमने चर्चा करी थी सीसा, जस्ता तथा तांबा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन, सबसे पहली चीज जो टंगस्टन है वो वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है। किस अयस्क से प्राप्त होता है? वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है तथा टंगस्टन हीरे के पश्चात सर्वाधिक कठोर धातु है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? वुल्फ्रेमाइट नामक अयस्क से प्राप्त होता है तथा टंगस्टन हीरे के पश्चात सर्वाधिक कठोर धातु है। ठीक है, इसका उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में, इस्पात को मजबूत करने में तथा धातुओं के काटने में किया जाता है।
किस में किया जाता है इसका उपयोग? अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो पहला, धातुओं को काटने में, इस्पात को मजबूत करने में, बल्ब बनाने में, इसके अलावा सामरिक महत्व की वस्तुएं बनाने में। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि टंगस्टन क्या क्या उपयोग आता है, तो धातुओं के काटने के काम आता है, इस्पात को मजबूत करने के काम आता है, बल्ब बनाने में काम आता है, तथा सामरिक महत्व की वस्तुएं बनाने के काम आता है। ठीक है, जब हम राजस्थान में इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र है देगाना भाकरी। कहां पर है? नागौर में। इसके अलावा बालदा कहां पर है? सिरोही में। ये इसके दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से? ढेगाना भाकरी नागौर तथा बालदा क्षेत्र कहां पर? सिरोही में। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम प्रमुख की बात करते हैं तो अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? अमरतिया, कुण है उदयपुर में। ठीक है, अन्य प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो अमरतिया, कुण। ठीक है, अमरतिया है डूंगरपुर में। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिए कि बालदा सिरोही में टंगस्टन का उत्पादन कहां पर? बालदा ब्रैकेट में सिरोही में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। क्या पढ़ा हमने कि प्रमुख क्षेत्र है इसके ढेगाना भाकरी तथा नागौर और बालदा सिरोही में। इसके अलावा कहां कहां से टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो अमरतिया डूंगरपुर तथा कुण उदयपुर। ठीक है, बालदा सिरोही में जो टंगस्टन का उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जब हम अन्य एक और खनिज की बात करते हैं जो प्रमुख रूप से राजस्थान में ही पाया जाता है, वह है संगमरमर। ठीक है, मार्बल। संगमरमर या मार्बल। ठीक है, जब हम संगमरमर या मार्बल की बात करते हैं तो संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार से तात्पर्य है कि लगभग 90% से भी ज्यादा संगमरमर कहां पे उत्पादित होता है? भारत में राजस्थान से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? राजसमंद जिले का। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजस्थान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? राजसमंद जिले का है। लेकिन सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां का? मकराना। ये कहां पर है? नागौर में। ठीक है,
प्रथम स्थान तो किसका है उत्पादन की दृष्टि से राजसमंद का, लेकिन सर्वोत्तम किसका का संगमरमर कहां पे उत्पादित होता है मकराना नागौर में। ठीक है, जब हम प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करते हैं, प्रमुख उत्पादक जिले, ठीक है, तो संगमरमर के प्रमुख उत्पादक जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, इसके अलावा पाली में भी मिलता है तथा जयपुर में भी मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान में संगमरमर के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से बता सकते हैं हम? राजसमंद हो गया, नागौर हो गया, उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया और पाली हो गया। ठीक है, राजस्थान में कई रंगों का संगमरमर मिलता है। ठीक है, सबसे फेमस तो है सफेद संगमरमर, कहाँ का? मकराना नागौर का। इसके अलावा राजस्थान में गुलाबी संगमरमर मिलता है, हरा संगमरमर मिलता है, काला संगमरमर मिलता है। ठीक है, सतरंगी संगमरमर मिलता है। तो कहां कहां पे मिलता है? काला संगमरमर ये कहां पे मिलता है? भैंसलाना, कहां पर? जयपुर में। ठीक है, गुलाबी संगमरमर ये कहां पे मिलता है? देवी माता, ये कौन से जिले में है? उदयपुर में। ठीक है, हरा संगमरमर ये कहां पे मिलता है? उदयपुर में। सतरंगी संगमरमर ये कहां पे मिलता है? खंडदरा, पाली में। ठीक है, सतरंगी संगमरमर कहां मिलता है? खंडदरा, पाली में। काला संगमरमर मिलता है भैंसलाना, जयपुर में। गुलाबी संगमरमर मिलता है देवी माता, उदयपुर में। तथा हरा संगमरमर मिलता है उदयपुर में। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज हमें याद रखनी है कि एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहां पर? किशनगढ़। कौन से जिले में? अजमेर में स्थापित की गई है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहां पर स्थापित की गई है? किशनगढ़, अजमेर में स्थापित की गई है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो ये अपना ताजमहल है, इसके निर्माण में मकराना के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा विक्टोरिया पैलेस तथा आगरा के किले में भी संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा राजस्थान के दो खनिज कौन कौन से? एक हमने पढ़ा जिप्सम और एक संगमरमर। संगमरमर में हमने क्या पढ़ा कि संगमरमर उत्पादन में भारत में राजस्थान एकाधिकार रखता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहां पे होता है? राजसमंद से होता है, लेकिन सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर का उत्पादन होता है मकराना नागौर से। ठीक है, राजस्थान में संगमरमर के प्रमुख उत्पादक जिले हैं राजसमंद, इसके अलावा नागौर, उदयपुर, जयपुर, पाली। ठीक है, राजस्थान में कई रंगों का संगमरमर मिलता है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना नागौर, काला संगमरमर मिलता है भैंसलाना, जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा गुलाबी संगमरमर मिलता है देवी माता, उदयपुर। हरा संगमरमर मिलता है उदयपुर में तथा खंडदरा, पाली में सतरंगी किस्म का संगमरमर मिलता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी या संगमरमर की मंडी कहां पे स्थापित की गई है? किशनगढ़, अजमेर में की गई है। और ताजमहल के निर्माण में मकराना नागौर के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर अपनी समस्या बता सकते हैं। शीघ्र अतिशीघ्र आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी पाठ्य पुस्तक में एक है अध्याय 3।
ठीक है। अध्याय 3 का नाम है जनसंख्या का वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। ठीक है, अध्याय 3 है जनसंख्या का वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यही चैप्टर हमारे विश्व के संदर्भ में है, यही चैप्टर हमारे भारत के संदर्भ में है और यही चैप्टर हमारे राजस्थान के संदर्भ में है। ठीक है, सवाल किस प्रकार से आता है, फॉर एग्जाम्पल, विश्व में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर सवाल किस प्रकार से आ सकता है, भारत में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या फिर राजस्थान में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कारक विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं वही कारक भारत में भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं और वही कारक राजस्थान में भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक साथ एक ही बार में हम इनको कर सकते हैं। हमसे प्रश्न में चाहे कुछ भी पूछा जाए, चाहे विश्व के पूछा जाए, चाहे भारत के पूछा जाए, चाहे राजस्थान का पूछा जाए, हमें एक ही उत्तर लिखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जब हम जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो आप इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पहला भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है, जब हम भौतिक कारकों में बात करते हैं तो स्थिति, वर्षा, मृदा, वर्षा की जगह लिख लीजिए आप जल की उपलब्धता, मृदा की उत्पादकता। ठीक है, क्या क्या लिखा हमने, स्थिति, जल की उपलब्धता, मृदा, इसके अलावा एक और लिख लेते हैं जलवायु। जब हम आर्थिक कारकों की बात करते हैं तो इसमें लिख लेंगे औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनिज संपदा। ठीक है, इस प्रकार से हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम अपने उत्तर में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक। भौतिक में लिखा हमने स्थिति, जल की उपलब्धता, मृदा की उत्पादकता, जलवायु। इधर लिखा आर्थिक में हमने औद्योगिकरण, नगरीकरण, खनिज संपदा। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारकों में सबसे पहली चीज आती है स्थिति की। ठीक है, स्थिति से मतलब है कि वह स्थान जहां पे जनसंख्या निवास कर रही है उसकी स्थिति कहां पर है और कैसी है। ठीक है, अगर देखिए आप जितने भी पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र रहते हैं वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों कम पाई जाती है, पहली चीज वहां पे परिवहन के साधनों का अभाव होता है, कृषि के लिए भूमि की क्या होती है, कमी होती है, इस कारण वहां पे जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है,
जितने भी मैदानी भाग होते हैं वहां पे जनसंख्या का बसाव क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि विश्व में मैदानी भागों में जनसंख्या का विस्तार अधिक पाया जाता है, जबकि पहाड़ी भागों पर इसका क्या पाया जाता है, विस्तार कम पाया जाता है। ठीक है, जब हम जल की उपलब्धता की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो चीज है वो है जल। मनुष्य तथा जितने भी जीव जंतु हैं सभी के लिए जल की आवश्यकता होती है। और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जल या नदी के किनारे पर ही हुआ है। जैसे हम बात करें सिंधु नदी घाटी सभ्यता की, ठीक है, हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो वो नील नदी की घाटी में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में जो विकसित हुई है वो दजला तथा फरात नदियों के किनारे विकसित हुई है। इसके अलावा चीन की सभ्यता है जो यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे विकसित हुई है। तो विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वह कहाँ पे विकसित हुई है, नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो जहां जहां पे जल आसानी से प्राप्त हो जाता है वहां वहां पे जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में भी बात करें तो नदियों के जो मैदान है वहीं पर ही जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहां पे जल की उपलब्धता कम होती है वहां पर मनुष्यों तथा जीव जंतुओं का घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आ जाती है मृदा की उत्पादकता। जब हम मृदा की उत्पादकता की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध फसलों के उत्पादन से होता है। जहां कहीं पर भी उपजाऊ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियां नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो विश्व में जितने भी नदी घाटी बेसिन है वहां पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम अगर याद रखें तो देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आता है जलवायु। जलवायु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व के बहुत ज्यादा ठंडे या बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। जहां पर तापमान माइनस में होता है जैसे साइबेरिया को ले लीजिए, या फिर जहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है वहां पे क्या होता है, जनसंख्या कम पाई जाती है। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा बरसात होती है या फिर जहां पे बहुत ही कम बरसात होती है वहां पर भी जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु सम जलवायु है। ठीक है, यहाँ पे ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा बरसात होती है, ना ज्यादा सूखा पड़ता है। ठीक है, इस तो यहाँ पे क्या होती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं और प्राचीन काल से ही यहाँ पे जनसंख्या का विकास अधिक हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भौतिक कारक। आराम से ऐसा फ्लो चार्ट बना के एक एक पॉइंट लिखा सबसे पहले स्थिति, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। फिर हमने लिखा जल की उपलब्धता, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे हम। फिर हम प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन करेंगे। फिर हम लिखेंगे आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक जनसंख्या के घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए आप औद्योगिकरण। जिन जिन नगरों में भी औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों का विकास हुआ है, वहां पर श्रम की तलाश में लोग बाग ज्यादा पहुंचे। ठीक है, और वहां पे गांवों से लोगों का क्या हुआ है, पलायन हुआ है, और वहां पे जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो उद्योगों के विकास के कारण जनसंख्या का क्या पाया जाता है, घनत्व अधिक पाया जाता है। जब हम नगरीकरण की बात करते हैं तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि विश्व के जितने भी बड़े नगर हैं वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों अधिक पाया जाता है कि गांवों की तुलना में नगरों में सुविधाओं का विकास अधिक हुआ है, चाहे वह शैक्षिक व्यवस्था हो, चाहे वह चिकित्सीय सुविधाएं हो, चाहे वह परिवहन हो, चाहे संचार हो, चाहे
अन्य हो। ठीक है, नगरों में अन्य सुविधाओं का विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, जब हम खनिज संपदा की बात करते हैं तो जिन जिन क्षेत्रों में भी खानों का विकास हुआ है, खान हमने कल पढ़ा था, खनिज, खनिज क्या होते हैं, वह पदार्थ जिन्हें पृथ्वी की नीचे से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा खनिजों को बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो जिन जिन क्षेत्रों में भी खनन की क्रिया होती है उन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रोजगार की तलाश में वहां पर लोग जाते हैं और वहीं पर निवास करने लग जाते हैं। ठीक है, जब हम सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों की बात करते हैं तो कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण भी अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जहां पे सामाजिक तथा राजनीतिक शांति होती है वहां पर भी लोग बाग अधिक निवास करना पसंद करते हैं। जिन क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति रहती है या राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहता है वहां पे जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जब हम धार्मिक संदर्भ की बात करते हैं तो वे नगर जो धार्मिक मतलब धर्म या भगवान के बहुत बड़े केंद्र बन गए हैं वहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे धार्मिक स्थल देख लीजिए, मक्का, मदीना, यरूशलेम देख लीजिए, इसके अलावा बनारस देख लीजिए, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और जिन क्षेत्रों में युद्ध की स्थिति तथा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने किन टॉपिक्स पे चर्चा करी, सबसे पहले हमने चर्चा करी अम्लीय वर्षा पर। ठीक है, उसके पश्चात हमने बात करी किसकी, पनामा नहर। ठीक है, उसके बाद हमने राजस्थान के खनिजों के बारे में चर्चा करी, टंगस्टन तथा संगमरमर, और लास्ट में हमने बात करी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज हमने ये 4 टॉपिक क्लियर करे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक दो बार इसको देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, आंसर ऐसे लिखना है। अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपका आंसर ज्यादा आकर्षक लगता है और हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मैपिंग करनी है, पनामा नहर में हमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये मैपिंग करते हुए अच्छा उत्तर लिखने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई समस्या हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा किया गया ये छोटा सा प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ एक अगले वीडियो में कुछ हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।